हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम जेनेटिक इनहेरिटेंसी या मेंडलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक इनहेरिटेंसी या मेंडलिज्म को जानने से पूर्व जो इसमें टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। यदि हम इनके बारे में जान लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे, तो हम ये जो टॉपिक है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है और मेंडल्स जो लॉ है उनके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को समझते हैं। पहला जो होता है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। तो जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स, टर्म्स है। तो जेनेटिक्स एक प्रकार से जो पेरेंट्स से प्रोजेनी तक जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है उनका ट्रांसमिशन ही क्या होता है, जेनेटिक्स होते हैं, आनुवंशिकता होती है। ये किसके माध्यम से संपन्न होता है, क्रोमोसोम्स के माध्यम से संपन्न होता है, गुणसूत्रों के माध्यम से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से जेनेटिक्स क्या है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स एक पेरेंट्स से उसकी जो प्रोजेनिस होती है, संतति होती है, वहां पर पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से हेरिडिटी, हेरिडिटी भी सेम वर्ड है जेनेटिक्स को या हेरिडिटी। एक होता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स, आनुवंशिक लक्षण। हेरिडिटी कैरेक्टर्स जैसे मान लीजिए पेरेंट्स है, माता है, पिता है, जो उनमें पाई जाने वाली जो क्वालिटीज होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो कि उनकी प्रोजेनिस में, उनके डॉटर सन में पहुंचते हैं, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से जीन्स, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में स्थित डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं। गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए के जो खंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये जो जीन्स हैं यही एक प्रकार से हेरिडिटी कैरेक्टर्स का वहन करते हैं। तो इसी प्रकार से फैक्टर्स, कारक, जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर इसको जीन्स भी कहा जाता है, इनको फैक्टर्स भी कहते हैं। कारक मतलब एक प्रकार कारक एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, फैक्टर एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक पेरेंट्स से किसमें, प्रोजेनिस में पहुंचते हैं। इसी प्रकार से इनको डिटरमिनर्स एलिमेंट्स भी कहते हैं, निर्धारक तत्व भी कहते हैं। दूसरा होता है मेंडलिज्म, एक नया टर्म से मेंडलिज्म। मेंडलवाद एक प्रकार से जो जॉन ग्रेगर मेंडल द्वारा दिए गए जो लॉज हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, जो संकरण टेक्निक्स हैं, और साथ साथ इसके जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस प्रकार की जो अध्ययन जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है, मेंडलिज्म कहलाता है। इसी प्रकार से गेमेट्स, गेमेट्स का निर्माण कब होता है, जब जो पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स के माध्यम से जब वो एक प्रकार से वो रिप्रोडक्शन में प्रयास करता है, तो उस दौरान क्या होता है, उसके माध्यम से मेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स वो वहां पर बनाए जाते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से F1 जनरेशन, जब हाइब्रिडेशन टेक्निक जो होती है उसके माध्यम से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से इन गेमेट्स के फर्टिलाइजेशन से बनने वाली जो पीढ़ी होती है वो क्या कहलाती है, F1 जनरेशन कहलाते हैं, प्रथम पीढ़ी कहलाती है। इसी प्रकार से F2 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या होते हैं, जब F1 जनरेशन का निर्माण हो जाता है और इसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, तो उससे बनने वाली जो प्रोजेनिस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, F2 जनरेशन कहलाती है। इसी प्रकार से हाइब्रिडेशन, संकरण। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं एक प्रकार से जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स वाले जो पेरेंट्स होते हैं, विपरीत लक्षण वाले जो जनक होते हैं, उनके जो गेमेट्स बनते हैं, तो उनके जो गेमेट्स बनते हैं उनका आपस में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहते हैं, संकरण उसको हम कहते हैं। एक होता है होमोजाइगस,
और हेटेरोजाइगस विषमयुग्मजी समयुग्मजी। जो पेरेंट्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स या उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो हम दिखा रहे हैं, जिस टर्म से दिखा रहे हैं, जैसे टॉल है, टॉल को हम कैपिटल से दिखा सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर वहां पर कैपिटल टी बोलने के लिए स्मॉल टी है तो वो क्या है, होमोजाइगस है। इसी प्रकार से हेटेरोजाइगस में क्या होता है, एक उसके डोमिनेंट, एक प्रकार से उसके प्रभावी और अप्रभावी रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव के जो कैरेक्टर्स होते हैं दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो एक प्रकार से हेटेरोजाइगस मतलब से कैपिटल टी या स्मॉल टी। इसी प्रकार से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विपर्यासी लक्षण, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं विपर्यासी लक्षण, वो लक्षण होते हैं जो कि एक दूसरे के बिलोंग होते हैं। जैसे कि प्लांट्स की लंबाई जो होती है, तो लंबाई के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, विपर्यासी लक्षण होंगे, लंबापन और बनापन। इसी प्रकार से जो पॉड है, पॉड की जो साइज है, उसके पॉड की साइज भी एक प्रकार से पॉड की साइज है, सीड की साइज है, जैसे सीड की साइज राउंड शेप्ड, रिंकल, तो ये एक प्रकार से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के तहत आता है। एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो फ्लोर्स होता है, जो बाइसेक्सुअल जो फ्लोर्स होते हैं, द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों वहां पर प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल गेमेट दोनों वहां पर पाए जाते हैं। उनमें यदि आपस में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होते हैं फ्लोर्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसी प्रकार से एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिस फ्लोर में मेल और फीमेल गेमेट बने हैं उसका मेल गेमेट उस फ्लोर को फर्टिलाइज न करके अदर जो फ्लोर्स होते हैं या अदर प्लांट के जो फ्लोर्स होते हैं उनको अगर फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, पर परागण कहलाता है। तो इस प्रकार की ये जो टर्म्स होती है, ये सब टर्म्स कहां पर यूज होगी, मेंडलिज्म के तहत यूज होगी। फिर उसके बाद आता है ये जो मेंडलिज्म है, जेनेटिक इनहेरिटेंस किसने दी थी, जॉन ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। जॉन ग्रेगर जो मेंडल है, इनका जो जन्म हुआ था वो हेंजेनडॉर्फ की जो सिसिलिया ग्राम है वहां पर 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था, और 1884 में किडनी वृक्क शोथ के कारण से इनकी क्या होते हैं, मृत्यु हो गई थी। तो एक प्रकार से इनके बारे में जॉन ग्रेगर मेंडल, उनके बारे में जानना जरूरी होता है, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जो जॉन ग्रेगर मेंडल है, इनकी जो स्टडी थी, जो सब्जेक्ट थे इनके नेचुरल साइंस और साथ साथ मैथमेटिक्स, तो इनको एक प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स गणित का क्या इनको अच्छा ज्ञान था। और इन्होंने एक प्रकार से जो इनका जो रिसर्च पेपर था वो पाइजन सेटा एवं उद्यान मटर पर था, क्योंकि जहां पर ये पादरी थे वहीं पर क्या होता है, जो गार्डन था वहीं पर उन्होंने मटर के जो प्लांट्स थे वहीं पर अपना रिसर्च वर्क इन्होंने किया, जो ब्रून सर है वहां पर। तो इसके बाद में इन्होंने एक प्रकार से अपने जो निष्कर्ष थे, डिस्कशन थे, उन निष्कर्ष को एक प्रकार से लॉज के रूप में दिया। और जो लॉज हैं वो लॉज किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। और उनका जो प्रकाशन किया था वो मेंडलिज्म के नाम से ही किया था। कहां पर किया था, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री या एनुअल प्रोसेडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसमें इन्होंने अपने जो प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट थे, उनको जो शीर्षक था, इस में जो ब्रून सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून है उसमें प्रकाशित किया था। और उनका टॉपिक क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडेशन, पादप संकरण के प्रयोग के नाम से इन्होंने अपना जो टॉपिक था उसको क्या किया था, पब्लिश कराया था। अब कब कराया था ये, 1865 में। 1865 में इन्होंने अपना प्रयोग पब्लिश कराया था। लेकिन उस दौरान क्या था कि जो विभिन्न जो बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी थी, डार्विन का जो सिद्धांत था, उस कार्य में क्या होते व्यस्त थे। अतः वो इस और अपना ध्यान नहीं दे पाए। और उस दौरान क्या होता है, एक प्रकार से 35 इयर्स उसको लग गया इस वर्क पर ध्यान देने, फोकस करने में।
और साथ ही 1884 में किडनी एक प्रकार वृक्क शोथ के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में जब 1900 में ईयर 1900 में क्या हुआ, बाद में ये जो रिसर्च किया था उसकी रीडिस्कवरी की गई। क्या करेंगे? रीडिस्कवरी की गई। किनके द्वारा की गई? 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमॉक, ये जो 3 साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इसके बारे में ये जो इसके प्रयोग थे मेंडल के, उनके प्रयोगों से संबंधित ही रिसर्च किया और अपने जो प्रयोग के जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट सेम थे किसके? मेंडल के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इनके द्वारा मेंडल्स लॉ की क्या की गई? रीडिस्कवरी की गई। फिर उसमें इन्होंने पाया कि मेंडल ने जो रिजल्ट दिए वो सही थे और साथ ही मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट्स है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो भी इनके द्वारा किए गए प्रयोगों में सही पाए गए। फिर उसके बाद आता है मेंडल एक प्रकार से उसको सक्सेस पर्सन माना गया, सफल व्यक्ति माना गया, उसके जो प्रयोग थे वो सफल माने गए। तो इसमें आता है कि मेंडल की जो सक्सेस उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हो पाया। तो इसके सफल होने का जो पीछे कारण था, एक तो था स्टडी मेथड, इनकी जो अध्ययन की जो विधियां थी वो अध्ययन की विधियां बिल्कुल सटीक थी। क्यों? क्योंकि इनके जो नेचुरल साइंस का ज्ञान था, मैथमेटिक्स का ज्ञान था, अतः इन्होंने एक प्रकार से स्टेटिस्टिक का इसमें, सांख्यिकी का इसमें अधिक से अधिक प्रयोग किया, चेकर बोर्ड का इन्होंने उपयोग किया, साथ ही जो मटर के प्लांट का इन्होंने सिलेक्शन किया। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों प्रकार की विधियां के द्वारा वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से इनकी स्टडी मेथड क्या होती? एक सटीक थी। दूसरा ये माना जाता है कि जो मेंडल था एक प्रकार से भाग्यवादी था, भाग्य और दूरदर्शिता उसमें पाई जाती थी, मतलब दूर की चीजों को देख पाता था। दूसरा जो इसमें रीजन था उसमें सिलेक्शन ऑफ पी फॉर एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग के लिए उद्यान मटर का इन्होंने सिलेक्शन किया। इससे पूर्व भी जो कॉलर्यूटर था उसने तंबाकू के पादपों पर हाइब्रिडेशन प्रयोग किए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो तंबाकू का जो पौधा होता है, एक तो वो पेरिनियल होता है, बहुवर्षीय होता है, और साथ ही उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स थे वो उन्होंने संख्या में ज्यादा लिए। तो यहां पर इन्होंने एक प्रकार से किसका प्रयोग किया, मतलब पी जो मटर है, उद्यान मटर, उसको एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग किया। इसके पीछे रीजन क्या थे? एक तो ये कि ये जो प्लांट्स होता है एक एनुअल होता है, एक वर्ष होता है, अपना जीवन चक्र 2 या 3 महीने में, 2 या 3 अधिकतम 4 महीने में क्या होता है, अपना जीवन चक्र ये कंप्लीट कर लेता है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं लगभग 34 के करीब होते हैं, 34 लक्षण होते हैं, और उनमें से इन्होंने केवल और केवल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने यूज किया। तो इस प्रकार से, और दूसरा जो मटर होता है, प्लांट छोटा होता है, उद्यान मटर होता है, गार्डन में इसको लगाया जा सकता है, और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के टाइप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक प्रकार से जो प्लांट्स उसमें आसानी से हम वहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं बैगिंग कर करके, या इसी प्रकार से इमेस्कुलेशन के माध्यम से, विपुंसन तकनीकी के माध्यम से विपुंसन कर करके उसमें बैगिंग करके उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम आसानी से इसमें करा सकते हैं। तो इस प्रकार की ये जो कैरेक्टर्स थे पी में वो अदर प्लांट्स में नहीं पाए गए थे। इसी प्रकार से तीसरा जो है सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विपर्यासी लक्षणों का चयन। तो विपर्यासी लक्षणों के चयन में बताया गया कि जो मटर होता है, मटर में 34 विपर्यासी लक्षण उन्होंने बताए थे, और उनमें से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने केवल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विपर्यासी लक्षणों को ही चुना। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे मान लीजिए लंबाई, तो उसके विपर्यासी लक्षण क्या होगा, उसका लंबापन, पौनापन, 2 प्रकार के कैरेक्टर्स वहां पर प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि जो 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो कौन कौन थे? लेंथ ऑफ प्लांट्स, पादप की लंबाई, जो पादप की लंबाई है
पादे की लंबाई दो प्रकार के हो सकते हैं, लंबा ताल हो सकता है और ड्वार्फ हो सकता है। इसी प्रकार से पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, पुष्प की स्थिति किस प्रकार की, एक्साइल है या अग्रस्त टर्मिनल है, तो ये कंडीशंस में इनमें पाए जाते। इसी प्रकार से शेप ऑफ पोड, जो फली है उसका आकार कैसा है, गोलाकार, राउंड शेप है, रिंकल है। इसी प्रकार से कलर ऑफ पोड्स है, साइज ऑफ सीड्स है, कलर ऑफ सीड कोट एंड कलर ऑफ कोटलेडन्स। इन सभी जो 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उनको लेकर के इन्होंने अपना प्रयोग किया। फिर चौथा जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, संकरण तकनीकी। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए हाइब्रिडाइजेशन तकनीकी का उपयोग किया। कैसे, कौन कौन सी थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, डाइहाइब्रिड क्रॉस था, और इन्होंने देखा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस है उससे बनने वाली जो प्रथम जो संतति है उसके लिए F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन इसको नाम दिया। इसी प्रकार से उसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया तो उसका नाम इन्होंने क्या दिया, F2 जनरेशन इन्होंने नाम दिया। और उनसे वो जो प्रोजेनिस जो संततियां जो बनती थे उनके एक प्रकार से स्टेटिस्टिक्स के माध्यम से इन्होंने क्या किया, उनके जो विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन सब का क्या किया, इन्होंने अच्छी तरह से एनालिसिस किया। और इसी के बेस पे ये एक प्रकार से अपने प्रयोग में क्या हुआ, सफल हो पाए। और उसके बाद ही इन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, ड्राइहाइब्रिड क्रॉस किए, और उसके बेस पे इन्होंने लॉज का प्रतिपादन किया, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभाविता नियम है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉज, स्वतंत्र अपीयन का नियम, इनका प्रतिपादन क्या, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।